कल कांग्रेस जीत गई थी तो वो भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हाँ। और बीजेपी को कम सीट आई ये भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं। लोकतंत्र में आखिरकार हम चुनाव करते किस बात के लिए? आज के दौर में जब मीडिया बहुत फैल गया है तो विचारधारा पत्रकारिता या अखबार की क्या जरूरत है? कुशाभाऊ ठाकरे ने खुद मुझे कहा था कि जब हम लोगों को अपनी विज्ञप्तियां देने के लिए जाया करते थे तो वो हमें डस्टबिन दिखाते थे। क्या कभी ऐसी स्थिति बनी है आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ लिख दिया हो? उसी के लिए तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तो आखिरकार संघ अस्तित्व में है। आपने पत्रकारिता की कैसे शुरुआत करी थी 55 वर्ष पहले? बीजेपी से अगर किसी बात से लोग नाराज रहे होंगे या बीजेपी अपनी बात को लोगों तक ढंग से नहीं पहुंचा पाई होगी तो उसकी सीटें। हर पत्रकार कहीं ना कहीं बायस है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कांग्रेस पसंद है, आपको बीजेपी पसंद, तो इसमें निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे संभव है? राजनीतिक दलों में अलग अलग कारणों से अपनी स्वयं को सत्ता में फिर से लाने के लिए की जो कोशिश है उसका एक अंग है। आरएसएस ने आज अपने व्यक्तियों को वीसी, वाइस चांसलर या कुलपति या कुलगुरु के स्थान पर बिठाना शुरू कर रहा है। आपके अनुसार इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा? संघ नहीं करेगा आंदोलन, लेकिन अगर प्रसंग उठेगा, सामने आएगा तो जैसी परिस्थितियां होगी उस हिसाब से संघ अपनी भूमिका को निर्वाह करेगा। 2014 में और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत भारी बहुमत से सत्ता में आए, परंतु इस समय 2024 में क्यों वो अल्पमत में पहुंच गए? वे विवादों को खड़ा नहीं करते। जहाँ शिव मंदिर है, हाँ, दिखाई दे रहा है, बट डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है संघ अब कोई भी आंदोलन नहीं करेगा, तो फिर संघ अब क्या करेगा? रेवड़ियां बांटी जा रही है। रेवड़ियां आदर्श स्थिति नहीं है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा जी स्वदेश ज्योति न्यूज़ ग्रुप के भोपाल के चीफ एडिटर और प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कई देशों की यात्रा करी, उसमें साउथ अफ्रीका भी है। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं उनका एक परिचय सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे कैसे पत्रकार लोग निष्पक्ष होके पत्रकारिता करें, और हमने उनसे बात करी है उन्होंने क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया ना चुन के विचारधारा की पत्रकारिता चूज करी। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने उनका जो स्टैंड था कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढें, उसके ऊपर भी हमने बात करी है उनसे, और बीजेपी के 2024 में वोट क्यों कम हुए। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में ये सब हमने उनसे डिस्कस करा है। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और Spotify पे फॉलो करें। राजेंद्र सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 55 वर्षों से सक्रिय हूँ। ओके। और इन दिनों स्वदेश ज्योति नाम का जो समाचार पत्र है उसका प्रधान संपादक हूँ। इसके पूर्व मैं स्वदेश का प्रधान संपादक रहा हूँ और स्वदेश के मध्य प्रदेश में जो विभिन्न संस्करण हैं उनका मैं संचालन करता रहा हूँ। सर, आपको पत्रकारिता के अंदर कैसे रुचि आई थी और आपने पत्रकारिता की कैसे शुरुआत करी थी 55 वर्ष पहले? देखिए, पत्रकारिता का मेरा इसके पहले कोई पूर्व अनुभव नहीं था। हाँ, लेकिन वो तब वो ईयर कौन सा था, आप ईयर बताइए। 67 में। 67 मतलब 67। तो तब आप मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कॉलेजेस वगैरह थे? नहीं, तब कॉलेज नहीं थे। मैं तो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। हाँ, क्या किया था आपने सर? पढ़ाई आपने? ग्रेजुएशन किया था। अच्छा। और एमए और एलएलबी का यहीं से, भोपाल से? नहीं, मैं मंदसौर में था। अच्छा, मंदसौर से किया आपने। ओके। और वहाँ से एमए और एलएलबी दोनों के प्रीवियस में पढ़ रहा था। हाँ। उसी समय यहाँ राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। अच्छा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। हाँ। राजमाता सिंधिया ने हाँ। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के सामने विद्रोह करके कांग्रेस को तोड़ा था और एक संयुक्त विधायक दल नाम का संगठन किया था। विधायक दल का गठन किया था। हाँ। उसी समय वे एक अखबार का संचालन कर रही थी। हाँ। जो ग्वालियर में था। हाँ।
तो चूंकि मेरा संबंध मंदसौर के जनसंघ के बड़े नेताओं के साथ था, तो उन्होंने अपने लिए कोई व्यक्ति मांगा था, और मैं चूंकि उस समय छात्र राजनीति में सक्रिय था, भाषण भी करता था, लिखता भी था, तो मेरा नाम उनके सामने किसी ने रखा। किसी ने क्या, यहाँ के जनसंघ के जो बड़े नेता थे उस समय, वीरेंद्र कुमार सकलेचा नेता प्रतिपक्ष थे, कुशाभाऊ ठाकरे, इन सब लोगों की सहमति से मेरा नाम उनके सामने रखा गया, और मैं राजमाता सिंधिया के एक समाचार पत्र, हमारी आवाज़ नाम था उसका, उसमें मेरी पत्रकारिता प्रारंभ हुई। उसके पहले तक अपने कॉलेज की मैगजीन का संपादक में था, और वही मेरा पत्रकारिता का अनुभव था। उसके आधार पर ही मैं, और मेरा पहला संपादक ही अपने कॉलेज की मैगजीन में ही छपा था, और मैं शायद पहला विद्यार्थी था जिसने स्वयं संपादकीय लिख कर दिया था, बजाय अन्यथा कॉलेज की मैगजीन के जो संपादक रहते हैं वो प्रोफेसर रहा करते थे, और वही विद्यार्थी के नाम से लिखा करते थे। ओके सर, आपने मतलब एक विचारधारा की पत्रकारिता करी है पूरे जीवन भर, आई होप सो, तो उसकी जगह अगर आप एक कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ते तो आज आप शायद देश के वरिष्ठ पत्रकारों में आते आपका नाम, तो सर ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, पत्रकारिता की दिशा मुझे कोई बहुत सोच विचार करके मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में गया था नहीं था। एक प्रसंग आया और उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गए। एक समय ऐसा भी आया था कि मैं दिल्ली में जाकर के अपना स्वयं का समाचार पत्र प्रारंभ करना चाहता था, लेकिन मुझे, चूँकि मैं आरएसएस से संबद्ध रहा हूँ, और इसलिए भोपाल स्वदेश का जिम्मा मुझे प्रदान किया गया। तो लेकिन मुझे स्वदेश भोपाल का दायित्व दिया गया, और फिर मैंने यहाँ स्वदेश भोपाल का संचालन अपनी स्वयं की जो कंपनी है उसके माध्यम से करना प्रारंभ की। 81 से मैंने भोपाल में स्वदेश प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ जब मैंने किया था तब वो ग्वालियर का जो स्वदेश है उसके अंतर्गत प्रारंभ किया था। बाद में जब 86 में मुझे यहाँ का पूरा जिम्मा मिला, फिर स्वदेश के और संस्करण रायपुर, जबलपुर, बिलासपुर, सागर, ये सब प्रारंभ किए। यस। और जहाँ तक आपका विचारधारा से जुड़े होने का सवाल है, विचारधारा से जुड़े होने के बावजूद भी हमने पत्रकारिता में किसी प्रकार का पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, पत्रकारिता की जो दिशा है, उसमें उन मूल्यों की स्थापना के लिए ही काम किया था। हमारी पत्रकारिता में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं देख सकता। बड़ा अखबार बनता है कि बनते, बड़े संपादक बनते, किसी बड़े अखबार में जाते या नहीं जाते, यह तो एक मतलब ईश्वर ने जो राह हमारे लिए तय करके रखी होगी उस राह पर हम आगे बढ़े, और आज जहाँ भी पहुँचे हैं इस विचारधारा की पत्रकारिता करते हुए भी हमने अपना स्थान भी बनाया है और स्वीकृति भी प्राप्त की समाज की। यस। जैसे आज के दौर में जब मीडिया बहुत फैल गया है तो विचारधारा पत्रकारिता या अखबार की क्या ज़रूरत है? देखो, जब यहाँ स्वदेश का प्रारंभ हुआ था उस समय तक मध्य प्रदेश के जो समाचार पत्र हैं उसमें जनसंघ या संघ का नाम भी नहीं छपता था। कुशाभाऊ ठाकरे ने खुद मुझे कहा था कि जब हम लोगों को अपनी विज्ञप्तियां देने के लिए जाया करते थे तो वो हमें डस्टबिन दिखाते थे, रद्दी की टोकरी, साहब यहाँ डाल दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पत्रकारिता के इस माहौल में परिवर्तन कब आया? जब स्वदेश प्रारंभ हुआ। तो उन सब लोगों को लगा कि अगर अभी तो हम कांग्रेस का मुखपत्र बनकर के काम किया करते थे, लेकिन अब भी हमने वही भूमिका अपनाई, तो स्वदेश आगे बढ़ जाएगा। तो स्वदेश आगे ना बढ़ जाए इसके लिए सब समाचार पत्रों ने अपनी जो भूमिका थी उसमें परिवर्तन किया। तो अन्य समाचार पत्रों की जो भूमिका रही है और वो भी सही दिशा में लाने में स्वदेश की अपनी एक भूमिका रही है, जो कि विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन विचारधारा के साथ जुड़ा होना स्वदेश के लिए कभी भी कोई बंधन नहीं रहा, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हमने भी माने जो लोग हमारे अपने कहे जाते थे उनके खिलाफ लिखने में कभी कोई संकोच नहीं किया। सर, एक खास विचारधारा से जुड़े हुए
पत्रकार आज हैं और हर पत्रकार कहीं ना कहीं बायस है। फॉर एग्जांपल मुझे कांग्रेस पसंद है, आपको बीजेपी पसंद है, मुझे बीजेपी पसंद है, आपको कांग्रेस, एक जस्ट मैं एक आइडियोलॉजी बता रहा हूँ लोगों की है। तो इसमें निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे संभव है? पत्रकारिता के अपने जो मूल्य हैं उन मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग रहते हैं और वो उस भूमिका का सदैव निर्वाह करते रहे। और इसीलिए पत्रकारिता पर लोग चाहे जितने आक्षेप लगाएं या कुछ करें, पत्रकारिता में आज भी वो लोग पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते हैं और वे ऊंचाइयों को प्राप्त भी करते हैं। जी। आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति ऊंचा उठते हुए, अपवाद तो होते ही हैं, नहीं देखा होगा कि जो सिद्धांतहीन है, पत्रकारिता के मूल्यों का पालन नहीं करता है, लेकिन सिरमौर हो गया है, लोकप्रिय हो गया है, उसको जनता का विश्वास जो नहीं जीत पाता है, उसकी विचारधारा फिर चाहे जो रहे, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए भी जनता का विश्वास उसको जीतने की आवश्यकता रहती है और उसकी बात पर लोग भरोसा भी करते हैं। जी। क्या कभी ऐसी स्थिति बनी है आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ लिख दिया हो, फिर उसकी मैंने क्या बताया ना, आवश्यकता पड़ने पर हमने लिखा भी है। हाँ। जब सुंदरलाल पटवा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे जी। उस समय मैंने वो एक प्रसंग पर उनकी अपने समाचार पत्र प्रथम पृष्ठ पर संपादकीय लिखा था। हाँ। और उसकी यह प्रतिध्वनि हुई हाँ। कि देश भर में वो मुद्दा जो स्वदेश ने उठाया था और स्वदेश के द्वारा लिखा गया संपादकीय देश के कई समाचार पत्रों ने अपने यहाँ प्रकाशित किया। हाँ। मेरा संपादकीय प्रकाशित किया, उस पर हमारा उनके साथ पत्राचार हुआ था मुख्यमंत्री जी के साथ। हाँ। वो पत्राचार भी प्रकाशित किया, मेरा जो उत्तर था वो प्रकाशित किया। तो ये अपने आप में पत्रकारिता में एक उदाहरण सिद्ध हो गया है, उदाहरण बन गया है कि ऐसा भी किया जा सकता है, और हमने करके दिखाया। जी। आरएसएस के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं आज के समय में। उन्होंने ये बोला है हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढें। तो इस पे आप सहमत हैं क्या? नहीं, उनका प्रस्तुतिकरण को थोड़ा सा वे विवादों को खड़ा नहीं करते। जहाँ शिव मंदिर है, हाँ, दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए तो उन्होंने नहीं रोका है आपको। हाँ। उन्होंने जहाँ है नहीं, तो उन्होंने जिस बात की ओर संकेत किया कि कुछ लोग उसी को आधार बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयत्न कर सकते हैं, इस बात को समझ करके समाज में सौहार्द भी बना रहे और शांति भी बनी रहे और समाज सही दिशा की ओर आगे बढ़े। जिन मस्जिदों में, जो मस्जिदें हम जानते हैं कि इसने बनाई है, उसने बनाई है, जिसके बारे में किसी प्रकार की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि उसे मंदिर तोड़ करके बनाया गया है, तो वो उनके प्रति विवादों को कम करके, जहाँ और हिंदू समाज का भी कोई धार्मिक ऐसा कोई बड़ा केंद्र उसके पीछे छुपा नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं, उसकी प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे विवादों को आखिरकार कहीं ना कहीं तो आपको उनको थामना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि जो आस्था के केंद्र हैं उनके प्रति कोई समझौता करो। ओके। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मथुरा की बात मत करिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको उसके प्रति दृष्टिकोण देने। संघ नहीं करेगा आंदोलन, लेकिन अगर प्रसंग उठेगा, सामने आएगा, तो जैसी परिस्थितियां होगी उस हिसाब से संघ अपनी भूमिका को निर्वाह करेगा। राम मंदिर में भी जब राम मंदिर का आंदोलन चला, तब जाकर के संघ ने जो एक सक्रिय भूमिका है, वो सक्रिय अन्यथा राम मंदिर जब तक वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके लिए संघ की वो राम मंदिर है, यह बात कहने में संघ ने कभी संकोच नहीं किया। भले वहाँ मस्जिद बनी हो, लेकिन संघ ने उसको मस्जिद को मस्जिद नहीं माना, वो ढांचा ही था। ओके। और ऐसे प्रसंग जब आते हैं तो और समय समय पर कही गई जो बात है वो उस समय के लिए अनुकूल रहती है। बाद में जैसी परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लिए जाते हैं। आज मोहन राव जी भागवत अपनी आज की परिस्थिति में कुछ निर्देश दे रहे होंगे या व्यवस्था दे रहे होंगे या अपना अभिमत प्रकट कर रहे होंगे। जी सर। सरसंघ चालक तो आगे आते ही रहेंगे जी। उस समय की जो परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों के अनुकूल सरसंघ चालक निर्णय लेगा और संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे। जी सर। सर,
आरएसएस ने आज अपने व्यक्तियों को वीसी, वाइस चांसलर या कुलपति या कुलगुरु के स्थान पर बिठाना शुरू करा है, ठीक है। आपके अनुसार इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा? कतई नहीं, क्योंकि क्या इसके पहले सब लोग बड़े गुणवान और विद्वान और सभी लोग वाइस चांसलर बनाए जाते थे क्या जब कांग्रेस की सरकारें थी? सर मुझे उसका पता नहीं है। यस, तो जब उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोगों को चाहे जैसे हों उनको वहाँ बिठा करके शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं हुआ, तो संघ के वे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनके पास एक उस काम को करने की दृष्टि है, वे लोग अगर बिठाए जाते हैं तो उसमें गलत क्या है? संघ की तरफ से अगर कोई लोग जाएंगे तो उन्हीं लोगों का चयन होगा तो उस दृष्टि से योग्य हैं, सक्षम हैं और वहाँ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, तो सर आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, आपके अनुसार आरएसएस की विशिष्ट उपलब्धियां क्या हैं? संघ को नष्ट करने के जितने प्रयास हुए, उन प्रयासों के बावजूद भी पिछले 100 वर्षों में देश जब आज़ाद हुआ उस समय संघ की जो भूमिका थी वो थी कि विभाजन के समय जो लोग हमारे पीड़ित थे, जो हिंसा के शिकार हो रहे थे, उन लोगों की सहायता करने में संघ ने पूरी शक्ति लगाई। उस समय संघ ने अपने आप को खतरा था, लेकिन जहाँ जहाँ विभाजन के परिणाम स्वरूप, चाहे वो बंगाल का क्षेत्र हो चाहे वो पंजाब का क्षेत्र हो, वहाँ लोगों को सुरक्षित भारत में लाने का काम उसमें वो जुटा रहा। तो संघ की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप जो लोग पीड़ित थे, उन पीड़ितों की बहुत बड़ी सहायता करने का उसने काम किया। तो संघ का समाज के पीड़ित लोगों की सहायता करने का जो काम था वो करने में वो सफल रहा। ओके। और बाद में इस देश में जितने राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे वो आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष, उसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका थी। देश का लोकतंत्र खतरे में था, तो इस देश में लोकतंत्र को फिर से बचा कर लाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी भूमिका है। और कांग्रेस की जो सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता के परिणाम स्वरूप देश में विभिन्न प्रकार का जो भ्रष्टाचार, विकृतियाँ, राष्ट्र की सुरक्षा के सामने खड़े होने वाले संकट, देश में आग लगाने वाले तत्वों की जो बढ़ती हुई संख्या थी, उसमें जब उसका प्रतिरोध करने की आवश्यकता पड़ी तो संघ की प्रेरणा से ही जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे थे वे। आप विश्व हिंदू परिषद के मध्य प्रदेश के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, बट डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है संघ अब कोई भी आंदोलन नहीं करेगा, तो फिर संघ अब क्या करेगा? नहीं, ये नहीं कहा, ये तो उन्होंने आंदोलन नहीं कहा ऐसा नहीं करेगा। हाँ। जो जैसा उन्होंने कहा कि हम मंदिर नहीं ढूंढने जाएं, हाँ। तो मंदिरों के लिए किसी प्रकार का कोई आंदोलन करने वाला नहीं। हाँ। लेकिन अगर कोई आंदोलन हो रहा होगा, हाँ। तो संघ उसकी जैसी अपेक्षित जो सहायता है वो सहायता करेगा। अच्छा। समाज में जो उसके लिए भूमिका है, हाँ। उस भूमिका का निर्वाह संघ स्वदेश करता रहे, संघ सदैव करता रहेगा। हाँ। और उसी के लिए तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तो आखिरकार संघ अस्तित्व में है। सर एक ये बात आती है कि 2014 में और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत भारी बहुमत से सत्ता में आए, परंतु इस समय 2024 में क्यों वो अल्पमत में पहुंच गए? देखिए, उसके उत्तर आपके सामने ही है। और ये राजनीति है, राजनीति में जय और पराजय, इसको कोई बहुत बड़ा बिंदु नहीं बनाया जाना चाहिए। हाँ। कल कांग्रेस जीत गई थी तो वो भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हाँ। और बीजेपी को कम सीट आई, ये भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं। लोकतंत्र में आखिरकार हम चुनाव करते किस बात के लिए? लोगों का अपना अभिमत प्रकट करने के लिए तो करते हैं। तो यह तो लोकतांत्रिक जो हमारी चेतना है, उस चेतना का ही तो प्रकटीकरण है। बीजेपी से अगर किसी बात से लोग नाराज रहे होंगे या बीजेपी अपनी बात को लोगों तक ढंग से नहीं पहुंचा पाई होगी तो उसकी सीटें घट गई। करेक्ट। उसके सामने अब ये अवसर है कि वो जो गलती हो गई थी उन गलतियों को सुधारे।
और अगर ये गलती नहीं सुधारेगी तो उसका लाभ जो विपक्षी दल है वो विपक्षी दल उठाएगा। तो यहाँ वो विपक्षी दल की जो सफलता है वो सफलता किसी उसके द्वारा किए गए अच्छे काम की सफलता है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। और ऐसी स्थिति है भी नहीं। इस देश में तीसरी बार लगातार किसी एक पक्ष की सरकार बनना यह बहुत बड़ी बात है। और अगर ये अवधि जैसा कि नरेंद्र मोदी पूरे करने जा रहे हैं तो 15 वर्ष तक लगातार इस देश का प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो भी तो उनके नाम लिखा जाने वाला है। जी सर, फ्री की रेवड़ी जो आज हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक अपना टूल यूज़ कर लिया है या फिर ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, वो उसका बहुत अच्छे से पूर्ण तरीके से प्रयोग कर रही हैं फ्री की रेवड़ी बांटने का। तो आप और बीजेपी भी ये काम कर रही है। आम आदमी तो बहुत आगे है इसमें, उनके पास तो फ्री की आम आदमी से भी पहले हाँ दक्षिण के जो राज्य है वो बहुत मात्रा में इसका उपयोग करते थे। हाँ ये लोकतंत्र का एक राजनीतिक दलों में अलग अलग कारणों से अपनी स्वयं को सत्ता में फिर से लाने के लिए की जो कोशिश है उसका एक अंग है। ये रेवड़ियां बांटना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जिनको दी जा रही है अगर वे अयोग्य नहीं, हाँ पात्र को ही वह सहयोग सहायता राशि मिल रही है, हाँ तो हमारे देश की आज स्थिति ऐसी है कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग उस सहायता की अपेक्षा करता है। करेक्ट। एक अवधि तक आपको वो सहायता देनी है ताकि समाज में बराबरी की स्थिति बन सके। करेक्ट। तो समाज के कमजोर वर्ग की, समाज के पिछड़े वर्ग की सहायता की दृष्टि से उठाया गया कदम तो प्रशंसनीय है, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए की जो चेष्टा है या जो मंशा है वो निंदनीय है। सर बट इससे एक तरीके से लोगों को अपन, अगर आप रोजगार के लिए आप उन्हें ट्रेन करो, मान लो कि आपने मुझे, आप पत्रकार हो, आपने मुझे ट्रेन करा कि अर्चित तुम्हें इस तरीके से कैमरे पे बोलना है, तो मैं वो सीख के मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। परंतु आप मुझे एक राशि दे दो कि इतना पैसा ले लो और तुम जाओ, मेरे पास मत आओ इस चीज के लिए। तो सर आपने तो मुझे बस एक बार हेल्प करके आपने छोड़ दिया मुझे। इससे आपको नहीं लगता लोगों को हैंडीकैप बनाया जा रहा है? निश्चित रूप से आपका कहना हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, रेवड़ियां आदर्श स्थिति नहीं है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो न हो इसके लिए हमारे समाज का उस प्रकार का निर्माण, लोगों को बराबर रोजगार मिले, लोगों को बराबर काम धंधा मिले, हाँ, उनको अवसर प्राप्त हों, ये सरकार का दायित्व है। उसे उस दिशा में काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करती है, केवल इनके बल पर ही सत्ता में अगर बनी रहना चाहती है, तो ये तो एक प्रकार की रिश्वत है जिसका समर्थन नहीं किया, जिसका समर्थन नहीं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। आप जैसे इतने बड़े जर्नलिस्ट का मैंने पहली बार पॉडकास्ट किया है। थैंक यू सो मच सर। नहीं, आप पहले भी कर चुके हो। हमारे संजय जी को छोटे पत्रकार थोड़ी। हाँ सर, संजय सर का किया है, ऐसी बात नहीं है, और भी किए सर, बट इतना एक्सपीरियंस आपको 55 साल बहुत बड़ा होता है। तो